भैरवपुर एक ऐसा गांव जहां कुछ राज कभी दफन नहीं होते और जब वो लौट कर आते हैं तो साथ लाते हैं सिर्फ मौत। मेरे पास आओ। उस रात के बाद अनुराग चैन से सो नहीं पाया। वो आधा जला हुआ चेहरा, काली आंखें और वो धीमी सी आवाज, राजेश को ढूंढो। हर रात बिल्कुल 3 बजे उसकी आंख खुल जाती थी, जैसे कोई उसे जगा रहा हो। उस रात भी कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आ रही चांद की हल्की रोशनी। समीर गहरी नींद में सो रहा था। तभी पायल की एक हल्की सी आवाज आई। अनुराग का गला सूख गया। आवाज धीरे धीरे बेड के नीचे से आने लगी। अनुराग की सांसें तेज हो गई और तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, राजेश को ढूंढो। अनुराग का खून जम सा गया। उसने कांपते हुए हाथों से मोबाइल उठाया और जैसे ही उसने फोन उठाया, स्क्रीन सडनली ब्लैक हो गई और उसके कानों के पास एक ठंडी सांस, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अनुराग डर के मारे उठ के बैठ गया। अगले दिन सुबह अनुराग बेचैन था। उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था और वो था राजेश। दोनों सीधा मोहन की दुकान पर पहुंचे। मोहन उन्हें देखते ही मुस्कुराया, लेकिन अनुराग के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मोहन, एक बात पूछनी थी तुमसे। गांव में ये मीरा की कहानी में कोई राजेश था क्या? अनुराग के इतना बोलते ही मोहन चाय पीते पीते रुक गया। राजेश? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे इस नाम का कोई आदमी याद नहीं। जो सुना था बस वही तुम्हें बताया। फिर उसने धीरे से पूछा, पर तुम्हें राजेश के बारे में किसने बताया? अनुराग चुप रहा और वहां से जाने लगा। तभी मोहन ने डर भरी आवाज में कहा, अनुराग, उस कुएं के पास दोबारा मत जाना। वो कुआं श्रापित है। दोनों घर वापस आ गए। समीर की नानी आंगन में बैठकर मूंगफली छील रही थी। अनुराग उनके पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे उनके साथ मूंगफली छीलने लगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, नानी, मीरा की कहानी में कोई राजेश था क्या? नानी के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, ये नाम तुमने कहां सुना बेटा? कुएं के पास, अनुराग ने सीधा जवाब दिया। नानी का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, 25 साल पहले बलदेव सिंह के साथ एक आदमी था, राजेश प्रताप, बलदेव का दायां हाथ। लेकिन उस रात के बाद वो गांव छोड़कर चला गया था। कहां गया किसी को नहीं पता। नानी ने गहरी सांस ली। लोग कहते थे उस रात के बाद राजेश अंदर से टूट गया था। उसे मीरा का डर सताने लगा था, या फिर कोई और राज था जो सिर्फ वही जानता था। नानी ने धीरे से आगे कहा, कुछ दिन वो गांव में रहा, फिर एक दिन बगल के शहर रामगढ़ चला गया। सुना था वहां उसका कोई रिश्तेदार रहता था। अनुराग तुरंत बोला, रामगढ़? नानी ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन वो बात 25 साल पुरानी है। अब वो वहां है भी या नहीं, क्या पता। एक दिन अनुराग वॉश बेसिन के सामने खड़ा था। उसने पानी से अपना चेहरा धोया और जैसे ही उसने धीरे से अपना सर उठाया, डर के मारे वो वहीं जम गया। शीशे में उसके बिल्कुल पीछे वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, आधा जला हुआ चेहरा और काली आंखें। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। शीशे के अंदर उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें सीधा अनुराग को देख रही थी। धीरे धीरे वो बच्चा अपने हाथ उठाने लगा और अनुराग की तरफ उंगली दिखाने लगा, राजेश को ढूंढो। अनुराग की सांसें रुक गई।
तभी शीशे पर एक दरार पड़ती है और पूरा शीशा टूटने लगता है। अनुराग डर के मारे पीछे गिर जाता है और फिर शीशे के कोने से हल्का हल्का खून बहना शुरू हो जाता है। अगले दिन सुबह अनुराग और समीर रामगढ़ के लिए निकल पड़े। पुरानी बस, धूल भरी सड़कें और खिड़की के बाहर भागते पेड़। लेकिन अनुराग पूरे रास्ते खामोश था, जैसे उसके दिमाग में हजार सवाल चल रहे हो। कुछ देर बाद समीर ने पूछा, सच में जाना जरूरी है? अगर सच और भी बुरा निकला तो? अनुराग ने धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन वो औरत मुझे अब चैन नहीं लेने दे रही है। कुछ समय बाद वो दोनों रामगढ़ पहुंच गए। रामगढ़ एक पुराना सा कस्बा, तंग गलियां और हवा में अजीब सी उदासी। काफी पूछने के बाद अनुराग और समीर एक पुरानी चाय की दुकान तक पहुंचे। दुकान के पीछे एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा था। सफेद बाल, झुकी कमर और आंखों में सालों पुरानी थकान। अनुराग उसके पास गया। राजेश प्रताप? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सर उठाया। जी, अनुराग ने कहा, मैं भैरवपुर से आया हूं। ये नाम सुनते ही राजेश के चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। मुझे मीरा के बारे में सच जानना था, अनुराग ने कहा। राजेश की आंखें भर आई, जैसे पुराना डर फिर से जिंदा हो गया हो। वो धीरे से बोला, अंदर आ जाओ। राजेश ने धीरे से चाय का कप मेज पर रखा। फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। उस रात बलदेव सिंह ने मुझे एक काम सौंपा था। काम था मीरा के बच्चे को खत्म करना। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन मैं नहीं कर सका। वो बच्चा बहुत छोटा था। राजेश की आंखें भर आई। मैंने बलदेव को झूठ बोल दिया, कह दिया कि मैंने बच्चे को मार दिया, जंगल में दफना दिया। लेकिन सच तो ये था, मैंने उस बच्चे को अपने दोस्त अशोक और उसकी पत्नी कविता को दे दिया। वो लोग दिल्ली में रहते थे। अनुराग की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसने धीरे से पूछा, अशोक और कविता शर्मा? राजेश अचानक चौंक गया। तुम्हें यह नाम कैसे पता? अनुराग की आंखें धीरे धीरे भरने लगी। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, वो मेरे माँ बाबा है। राजेश कुछ पल चुप रहा, फिर आंसू भरी आंखों से बोला, अशोक और कविता तुम्हारे असली माँ बाबा नहीं है अनुराग। अनुराग का चेहरा सुन पड़ गया और फिर राजेश ने धीरे से कहा, मीरा तुम्हारी असली माँ थी। अनुराग की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें भारी हो गई। समीर ने तुरंत उसका कंधा पकड़ लिया। अनुराग, जो इतनी देर से खुद को संभाले हुए था, आखिर टूट गया। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी थी, जैसे अंदर ही अंदर सब कुछ बिखर गया हो। रात को अनुराग अकेला उस कुएं के पास पहुंचा। आंखें नम थी, दिल भारी था। वो कुएं के पास घुटनों के बल बैठ गया और टूटकर रो पड़ा। मां, मैं आ गया, मुझे माफ कर दो। अचानक हवा बिल्कुल शांत हो गई। पायल की आवाज गूंज उठी और कुएं के अंदर से एक नीली धुंधली रोशनी बाहर आई। वही चेहरा, आधा जला हुआ, काली आंखें, लेकिन इस बार उनमें नफरत नहीं थी, सिर्फ दर्द और ममता। मीरा धीरे से बोली, मुझे पता था तू जरूर आएगा, सिर्फ तू ही मुझे इंसाफ दिला सकता है। अनुराग ने कांपती आवाज में पूछा, मां, मैं क्या करूं? मीरा की आवाज भारी हो गई। एक तांत्रिक ने मुझे इसी कुएं से बांध दिया है। उसने मेरी एक चूड़ी मंत्र पढ़कर कुएं के पास जमीन में गाड़ दी थी। वही मेरी बंधन की जड़ है। अगर वो चूड़ी निकाल दी जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगी। उसी रात अनुराग और समीर टॉर्च और कुदाल लेकर कुएं के पास पहुंचे। मीरा ने उत्तर दिशा में पड़े एक काले पत्थर की तरफ इशारा किया था। अनुराग ने धीरे धीरे खुदाई शुरू की। पायल की आवाज
पूरे जंगल में गूंज रही थी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और कुएं के अंदर से औरतों की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। अचानक कुदाल किसी चीज से टकराई। अनुराग घुटनों के बल बैठा और मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी के अंदर एक पुरानी काली पड़ चुकी चूड़ी थी। जैसे ही अनुराग ने वो चूड़ी उठाई, तभी कुएं के अंदर से एक दर्द भरी चीख गूंजी। फिर अचानक सब शांत हो गया। रात का गहरा सन्नाटा था। बलदेव सिंह अपने कमरे में सो रहा था। तभी कमरे में जले हुए मांस की तेज बदबू फैलने लगी। बलदेव सिंह ने नींद में ही बेचैन होकर करवट बदल ली, लेकिन बदबू और तेज होती गई। अचानक लाइट्स बंद चालू होने लगी। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई जैसे कमरा बर्फ बन गया हो। बलदेव सिंह की आंखें धीरे से खुल गई और अगले ही पल उसका खून जम गया। कमरे के कोने में वो खड़ी थी, मीरा। उसकी काली आंखों में जलते हुए अंगारे थे और पूरे शरीर से जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। बलदेव का गला सूख गया। वो कांपते हुए बेड से पीछे हटने लगा। मीरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर उसने भारी आवाज में कहा, जिस तरह मैं तड़पी थी, आज तू भी वैसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। बलदेव सिंह टूट गया। वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन मीरा की आंखों में सिर्फ दर्द था और नफरत। अचानक बलदेव के शरीर से धुआं उठने लगा। उसने डर के मारे अपने हाथ देखे और अगले ही पल उसके पूरे शरीर में अपने आप आग लग गई। बलदेव सिंह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पूरे कमरे में उसकी चीखें गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कुछ ही पलों में बलदेव सिंह उसी आग में जलकर मर गया। अगली सुबह कुएं के पास एक नीली रोशनी उभरने लगी। अनुराग चुपचाप वहीं खड़ा था। रोशनी धीरे धीरे एक चेहरे में बदल गई, लेकिन इस बार वो चेहरा जला हुआ नहीं था। आंखों में सुकून था और होठों पर हल्की सी मुस्कान। अनुराग की आंखें भर आई। रो मत, उसने धीरे से कहा, तू ही मेरा इंसाफ है। अनुराग ने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रोशनी ने एक पल के लिए उसका हाथ छुआ और फिर वो रोशनी धीरे धीरे आसमान में कहीं खो गई।